फैमिली को सपोर्ट करना था, इसीलिए मैंने क्लास 6 से ही ब्यूटी पार्लर और मेहंदी डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिलती है कि एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका पेपर डिंडौरी ज़िले में ही होता है। मैंने मॉर्निंग में पार्लर का काम किया और नाइट को अपनी पढ़ाई करती थी। 2019, 20, 21, 22 सारे एग्ज़ाम साथ में चल रहे थे, लेकिन मेरा प्रॉपर कहीं पर सिलेक्शन हो नहीं रहा था। मैं लगभग डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब मेरे पास ये लास्ट मौका था। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला चाहे जो हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति सोनी है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जनजाति बाहुल्य जिले डिंडौरी की रहने वाली हूँ। एमपीपीएससी 2019 में मेरा चयन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। पीएससी के प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक की मेरी ये जर्नी आसान नहीं रही है। शुरुआत करती हूँ अपने बचपन से। मैं एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से संबंधित हूँ, जिसमें मेरे परिवार में मेरे माता पिता और हम 3 भाई बहनों के साथ 10 सदस्यों का परिवार है। मेरे पिताजी प्रारंभ में घड़ी सुधारने का कार्य करते थे, जिसके लिए उन्हें गांव-गांव जाना पड़ता था। लेकिन इसी बीच उनका एक एक्सीडेंट होता है और उन्हें ये काम बंद करना पड़ता है। अब घर की स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि मेरे पापा घर से ही सिलाई का काम और मम्मी ने पार्लर स्टार्ट किया। फैमिली को सपोर्ट करना था और पार्लर में भी हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैंने क्लास 6 से ही ब्यूटी पार्लर और मेहंदी डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर दिया। मेरे परिवार में कुछ नियम भी थे, जिसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती थीं। वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही अपना स्कूल कंप्लीट करती थी और 21-22 की एज तक लगभग सभी की शादी हो जाती थी। तो ये दबाव मेरे परिवार के ऊपर भी था। इसी वजह से मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिंडौरी से कंप्लीट की। लेकिन मुझे अपने जीवन में कुछ बेहतर करना था, इसीलिए मैंने अपने परिवार से बताया कि मैं 11th में मैथ सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। पढ़ाई के लिए ये पहला मेरा संघर्ष था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में मैथ सब्जेक्ट था नहीं और मुझे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता। परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया, मेरे मम्मी पापा ने भी मना किया। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों ने भी मुझे मना किया कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। इसके कई कारण थे। पहला तो ये कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ता और गर्ल्स स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता। दूसरा ये कि मेरी फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि वो मुझे मैथ्स जैसा टफ सब्जेक्ट पढ़ा सके। तीसरा, यदि मैं 12th कंप्लीट कर भी लेती हूँ, तो अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी? इसीलिए लोगों ने कहा कि मुझे आर्ट्स या कोई और ईज़ी सब्जेक्ट लेकर के अपनी पढ़ाई का आगे कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन मैंने इन सारे विरोधों से दूर अपने परिवार से ये कहा कि मुझे मैथ्स से ही पढ़ाई करनी है और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बेहतर करें अपने जीवन में। इसीलिए उन्होंने सबका विरोध सहते हुए भी मुझे मैथ्स में एडमिशन दिलाया और मैंने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी से 11th की अपनी पढ़ाई मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट की। पढ़ाई के लिए दूसरी चुनौती मेरी तब सामने आई जब मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे और हाफ ईयरली के ही टाइम मेरी मम्मी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो चल भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से पार्लर की सारी ज़िम्मेदारियाँ और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ और मेरी स्वयं की पढ़ाई, ये सब कुछ मेरे कंधों पर आ जाता है। कि पार्लर हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए पार्लर बंद नहीं किया जा सकता था। तो डिसाइड ये हुआ कि मैं पार्लर सँभालूँगी और उसके साथ ही अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू कर सकती हूँ तो करूँ। बीच में मेरा स्कूल छूट गया, तो ये कंडीशन आने लगी थी कि अब शायद मैं स्कूल ना जा पाऊँ और लोगों ने सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अपनी पढ़ाई यहाँ छोड़ देनी चाहिए और प्राइवेट एग्ज़ाम दे देने चाहिए। मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं अपना 12th कंप्लीट करना चाहती थी और मुझसे भी ज़्यादा डरी हुई थी मेरी मम्मी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ें। मुझे याद है उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि कुछ भी करके उनका पैर जल्दी से ठीक कर दें क्योंकि उनके बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। मेरी पढ़ाई लगभग छूटने ही वाली थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई ना छोड़ूँ और उसे कंटिन्यू करूँ, एग्ज़ाम ज़रूर दूँ। ये मेरी मम्मी का सपना था जिसकी वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आई
और मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की। अब क्योंकि पार्लर भी मुझे सँभालना होता था, इसलिए मैं दिन में पार्लर सँभालती थी और अपनी नाइट को पढ़ाई करती थी। ऐसे करते हुए मैंने अपने 12th के बोर्ड दिए, लेकिन 12th के जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम और शादियों का सीज़न, वो पैरेलल चलता है। तो मुझे उन एग्ज़ाम के साथ वो पार्लर का काम भी कंटिन्यू रखना पड़ता था और वो वर्क ज़्यादा बढ़ जाता था। मुझे याद है कि मैं लगभग रात को 12 बजे एक ब्राइड के हाथ में मेहंदी लगा रही थी और मेरी आँखों से आँसू टपक रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था और मुझे अपना पेपर देना था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे कैसे दे पाऊँगी, बेहतर कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कोई रिवीज़न तो किया ही नहीं है। और मुझे इससे भी ज़्यादा ये टेंशन हो रही थी कि लोगों ने पहले ही कहा था कि ये 12th क्लियर नहीं कर पाएगी, मैथ सब्जेक्ट जो इसने लिया हुआ है, और उसके बाद ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मैं प्रॉपर रिवीज़न भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि तुमने साल भर जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखो, और मैंने एग्ज़ाम दिए और मैंने अपना 12th 89% के साथ क्लियर किया। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट चंद्र विजय कॉलेज से बीएससी मैथ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ और बेहतर करना है, फैमिली को थोड़ा और सपोर्ट करना था, इसीलिए मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाती थी। उसके बाद 5 बजे तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके बाद 5 के बाद का टाइम मैं पार्लर में देती थी। ऐसे मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। कॉलेज के 5th सेमेस्टर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, और ये मेरा भी खुद का सपना था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करना है अपने जीवन में कि जो मेरे पेरेंट्स को भी गौरवान्वित करे, इसके साथ ही मैं खुद के लिए भी कुछ बेहतर कर पाऊँ और अपने समाज के लिए भी कुछ योगदान दे सकूँ। लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में सिर्फ़ इतनी जानकारी थी कि इसके लिए आपको बड़े शहरों में जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है और उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है, और मेरी फैमिली तीनों ही चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। फिर मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिलती है कि एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज़ का एक ऐसा एग्ज़ाम है, जिसका पेपर डिंडौरी जिले में ही होता है। मैंने तुरंत अपने भाई को इस बारे में बताया, थोड़ा घबराई हुई थी कि क्या पता वो हाँ कहते हैं या नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम एग्ज़ाम देना चाहती हो, तो तुम ट्राई कर सकती हो। उन्होंने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। मैंने पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की खुद से ही, कुछ लोगों से गाइडेंस ली, डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में ही एक सर थे, उनसे भी कुछ गाइडेंस ली मैंने। लूसेंट और अदर बुक्स को सोर्स लेकर के मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया। ये 2018 का प्रीलिम्स था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी है। अब उसकी प्रिपरेशन मुझे करना था, मेरे पास टाइम भी काफ़ी कम था, फिर भी मैंने अपनी जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी ज़्यादा की और मेंस दिया, लेकिन मेरा मेंस कुछ नंबरों से रह गया, क्वालीफाई नहीं हो पाया था। मैं थोड़ा निराश हो गई थी कि क्या पता मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि तुम एक बार और कोशिश कर सकती हो। पहले तो मैं एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें प्रॉपर चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, उसका प्रेशर कैसे होता है, उसे हैंडल कैसे करना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट की और इस बार मैंने सोशल मीडिया का भी काफ़ी हेल्प लिया। यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 2019 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। मैंने अपना प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया था, अब मेंस की बारी थी। मुझे थोड़ी घबराहट इस बात की थी कि क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है या नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार भी मेंस में रुक गई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैंने मेंस की प्रिपरेशन कर ली थी। उस बीच में कोविड लग गया। कोरोना की वजह से हमारे एग्ज़ाम डिले हो गए, लेकिन मैंने कोरोना के टाइम में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और पढ़ती रही। मैंने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी थी। मैंने 2019 का मेंस का एग्ज़ाम दिया और मैंने मेंस क्वालीफाई कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे इंटरव्यू का कॉल आ गया था। लेकिन इसी बीच पीएससी का 2019 का रिज़ल्ट स्टे हो जाता है। हाई कोर्ट का स्टे लग जाता है और इंटरव्यू होल्ड पे चले जाते हैं। अब मुझे घबराहट थी कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूँ, क्या करूँ? थोड़ी-सी टेंशन भी हो रही थी कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच 2020 का एग्ज़ाम भी होता है, मैं उसका भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालीफाई कर लेती हूँ और 2020 के इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है।
क्योंकि पीएससी के एग्ज़ाम काफ़ी समय से रुके हुए थे, इसलिए पीएससी ने अपने सारे एग्ज़ाम कंटिन्यू कर दिए थे। 2019, 20, 21, 22 सारे एग्ज़ाम साथ में चल रहे थे और मैं सारे एग्ज़ाम दे भी रही थी। लेकिन मेरा प्रॉपर कहीं पर सिलेक्शन हो नहीं रहा था और फैमिली से भी प्रेशर आता जा रहा था कि अब बहुत ज़्यादा टाइम आगे हो गया है। ये 2023 लग चुका था। परिवार को टेंशन थी कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा। इसी बीच मेरे दोनों भाइयों की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया कि मैं क्या कर रही हूँ। और फैमिली का अदर लोगों का भी दबाव आने लगा कि इसकी शादी कर दी जाए या ये अभी कुछ नहीं कर पा रही, इसको किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी थी, आपने इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करवा दी। ऐसी छोटी जगह से खुद से पढ़ाई करके नहीं हो पाता सिलेक्शन। दूसरों का देख कर के इतने बड़े एग्ज़ाम का जो मैंने सोच लिया है, उसकी वजह से शायद मेरी लाइफ़ भी ख़त्म हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती जा रही थी। इसी बीच में हमारी फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ हो गए। मेरी बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी पर्सनल लाइफ़ पूरी हौच-पौच हो चुकी थी। मैं लगभग डिप्रेशन में जा चुकी थी और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी फैमिली के लोगों से भी बात नहीं कर सकती थी। मैं खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी कि मैंने अपनी लाइफ़ में क्या किया है। इतनी पढ़ाई की, लोगों का इतना विरोध सहा, इसके बाद भी मैंने कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिया अपनी फैमिली को और मैं किसी को क्या बताऊँगी कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे परिवार ने इस कठिन टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे दोनों भाइयों ने, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे सँभाला, मुझे समझाया कि मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं खुद को समझाऊँ कि मैं कर सकती हूँ, उसके बाद मैं किसी और से कह सकती हूँ कि मैं कर पाऊँगी और तभी लोग इस बात को मानेंगे भी। मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, इवन अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पाती थी। तो मेरी स्टार्टिंग सँभलने की यहाँ से हुई कि मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करना स्टार्ट किया। फिर बाहर निकलना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ़ एक कमरे पे पैक कर लिया था। मैं नहीं निकल पाती थी, ना किसी को फ़ेस कर पाती थी कि मैं लोगों से क्या बोलूँगी? सबसे बड़ा डर था मेरे अंदर। धीरे-धीरे बात करते, बोलने की प्रैक्टिस करते-करते मैं इस कंडीशन पर आई कि अब मैं लोगों को फ़ेस कर सकती थी। इसी बीच हमारे इंटरव्यू का कॉल आता है। सबसे पहले 2020 के इंटरव्यू का कॉल आता है। मैंने 3 मई को अपना इंटरव्यू दिया, जिसका रिज़ल्ट जून में आया और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं दोबारा टूट गई थी कि अब मैं क्या करूँगी? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब फैमिली के लोगों को भी लगने लगा था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो वो भी अब मेरा थोड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे कि तुमने ये क्या किया है? किसी और एग्ज़ाम की साइड मुझे देखना चाहिए, कहीं और प्रिपरेशन करनी चाहिए या कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम शादी के लिए ही हाँ कर दो कि दूसरी साइड फैमिली सोच सके। ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ रही थी। इसी बीच 2019 का कोर्ट का स्टे हटता है और इंटरव्यू कॉल दोबारा से आते हैं। अब मेरे पास ये लास्ट मौका था। मैं जानती थी कि यदि मैं इस टाइम क्वालीफाई नहीं कर पाई, तो मेरी लाइफ लगभग खत्म हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे कह दिया था कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो वो मुझे इसके अलावा कोई दूसरा एग्ज़ाम देने नहीं देंगे और ये मेरे पास लास्ट मौका था। मैंने इस पर अपनी सारी मेहनत की जितनी मैं कर सकती थी और 12 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू था। मैं ये सोच कर के गई थी कि इसमें जितना बेहतर कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू लगभग 4:30 बजे हुआ और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकली, तो मैंने खुद को ये समझाया कि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना पूरा किया है। मैंने अपना 100% दिया इस एग्ज़ाम को, इस इंटरव्यू को और अब देखते हैं कि क्या होता है। और मैं खुद को इस बीच में समझाती थी कि धीरे-धीरे रे मना, धीरे-धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कभी ना कभी वो ऋतु आएगी और मेरे लिए सुखद होगी और वो ऋतु आई 26 दिसंबर 2023 को। मैं वैसे ही अपनी पढ़ाई कर रही थी, घरवाले तो डाँटते ही थे, फिर भी मैंने रिज़ल्ट की आस में पढ़ाई जारी रखी थी कि ये रिज़ल्ट आने वाला है और हो सकता है इसमें कुछ बेहतर होगा। और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उसी बीच में एक नोटिफ़िकेशन आता है कि 2019 का रिज़ल्ट आ गया है। मैं पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ और थोड़ी-सी घबराहट होती है मेरे मन में। अपना नाम सर्च करती हूँ, मैंने ज्योति तो टाइप कर लिया, लेकिन उसके बाद का एस टाइप करने मुझे लगभग 10 से 15 सेकंड लगे। मैं घबराई हुई थी, मेरे हाथ काँप रहे थे
और मुझे ये डर लग रहा था कि एस लिखते साथ नॉट फाउंड ना आ जाए, क्योंकि वो सबसे बुरा दौर होता है, उससे निकल पाना बहुत कठिन होता है। ये मेरे साथ एक बार हो चुका था। मैंने जैसे ही SO टाइप किया, ज्योति सोनी नाम ब्लिंक करने लगा था। मैंने सबसे पहले देखा कि ये मेरा रोल नंबर है या नहीं। मैंने रोल नंबर मैच किया, क्योंकि मुझे रोल नंबर अपना इस तरीके से याद था कि कोई सपने में भी पूछ ले उठा के तो मैं बता सकती थी कि ये मेरा रोल नंबर है। मैंने तुरंत उसे चेक किया, वो मेरा रोल नंबर था। मैंने पोस्ट देखी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में रैंक 37 के साथ मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैंने उसे फिर से कंफर्म किया। मैंने कम से कम 4 से 5 बार अपना रोल नंबर चेक किया, दोबारा अपना एडमिट कार्ड निकाला फाइल से, फिर से मिलाया कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इसके बाद तब तक मेरी मम्मी भी जाग चुकी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया? फिर मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है MPPSC में। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो खुशी से रो रही थी और उन्होंने मुझे गले लगा के कहा कि बेटा मुझे विश्वास था कि तुम कुछ बेहतर ज़रूर करोगी। सॉरी। और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा मैं जानती थी कि तुम ज़रूर करोगी और तुमने ये करके दिखाया है। फिर मेरी मम्मी ने मेरे भाइयों को कॉल किया, मेरे पापा को कॉल किया हमने। मेरे दोनों भाई बहुत खुश थे। फिर हमने दोबारा मेरा रोल नंबर मैच किया। लगभग 10 बार अलग-अलग तरीके से मैच करने के बाद कन्फर्म किया कि नहीं ये मेरा ही रोल नंबर है। फिर हम सब खुश थे। उसके बाद से मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो गए थे। और कहा जाता है ना कि दुःख की रात नींद नहीं आती, सुख की रात कौन सोता है। तो वो मेरे लिए वही सुख की रात थी। मैं पूरी रात नहीं सो पाई और सुबह लगभग 5 बजे से ही लोगों का मेरे घर पे आना स्टार्ट हो गया था। लोगों के मैसेजेस आने लगे थे, लोग बधाई दे रहे थे। मेरे परिवार के सारे लोग खुश थे और उससे भी ज़्यादा उनके मन में एक शांति थी और वो विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया था उनका कि छोटे शहर से रहकर भी और विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मेरा ये रिज़ल्ट मेरे साथ-साथ उन तमाम बच्चों के लिए भी था जो मेरे जैसे थे और वो प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में। और उनकी एक होप में थी कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए तो उनकी फैमिली भी उनको आगे पढ़ाई करने का मौका देगी। क्योंकि सारे लोग यही देख रहे थे कि क्या मेरा सिलेक्शन होता है इतनी मेहनत के बाद? यदि नहीं होता तो उनकी भी उम्मीदें टूट सकती थी। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैंने उन सबकी उम्मीदों को बचा कर के रखा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में कुछ ठाना है और उसे पूरा करने का आपके अंदर जुनून है, तो आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। मुझे मेरे रिज़ल्ट को पाने में लगभग 5 साल का कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जो विपरीत परिस्थितियों पर भी मैंने जारी रखा। और यदि ऐसे ही आप अपने इस लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं, तो देर-सवेर ही सही लेकिन आपको वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। और मैं अंत में जाते-जाते जोश टॉक की टीम का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।